क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? फटाफट से बताएंगे, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट की तरह होगा, जिसमें आपको आंसर करना है और जांचना है कि आप लोग अभी कितना पानी में है और 80 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको जांच करना है आज की क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको पहली बात तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और दूसरी बात आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास का पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए और इस टाइप का क्यूज भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाएंगे। हम लोग प्रेम से प्रारंभ करेंगे, सामाजिक विज्ञान का लाइव टेस्ट करेंगे। और आप लोग, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग कॉपी पे लिखते जाएंगे कि आपने पहला का क्या आंसर दिया, दूसरा का क्या आंसर दिया, और मिलाते हुए जाएंगे। अगर आपका उत्तर सही आता है तो उसका आगे हम सही का टिक लगा लेंगे, गलत आता है तो भैया गलत तो करने पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, और ऑप्शन तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इटली को बोला जाता है, फ्रांस को बोला जाता है, हंगरी को बोला जाता है, या यूनान को बोला जाता है। तो फटाफट से बताएंगे कि किसे बोला जाता है, और जिसको तुक्का मारना है तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, तो बताएंगे यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? प्रिंस कुमार, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को बोला जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे बोला जाता है? यूनान को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जाड़ का शासन था? जाड़ मतलब आप लोग जानते होंगे, रूस में जो है रूस का राजा को जाड़ बोला जाता है। ठीक है, जाड़ मतलब पानी पीने वाला बर्तन मत समझ लीजिएगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय वहां का राजा कौन था? तो आप लोग पढ़ रखे होंगे, वहां का राजा कौन था भैया? तो जार निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय राजा का नाम था। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कितना लोग निकोलस प्रथम भी बताएगा, तो ना भैया ना, निकोलस प्रथम ने, निकोलस द्वितीय नाम था उसका। अगला क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहे जाते थे? पहली बात तो आप जान लीजिए कि वियतनाम एक देश है, हिंद चीन में पड़ता है। ठीक है, हिंद चीन वाला इलाका में। और वहां पर जो फ्रांसीसी लोग रहता था उसका एक विशेष नाम था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत में अंग्रेज जो आके रह रहा था तो उसको फिरंगी बोलते थे हम लोग। तो वैसे वियतनाम में जो है फ्रांसीसी लोग जो रहता था उसका कुछ स्पेशल नाम था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम बाबू कोलून था। क्या बोलते थे उसको? उसको कोलून बोला जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। किस खनिज को उद्योग की जननी बोला जाता है? जननी मतलब माँ होता है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जननी मतलब माँ हो जाता है। तो उद्योगों की माँ, या फिर उस समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा खनिज है जिससे सब पूरा उद्योग बना हुआ है। तो कोई भी उद्योग लगाइएगा भैया तो उसमें मशीन तो बनाने पड़ेगा। और मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए लोहा। तो भैया लोहा उद्योग सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो उद्योगों की जननी जो है मतलब उद्योगों की माँ किसको बोला गया? लोहा को बोला गया है। तो वह ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चार्ली इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? कितना साल पहले हुआ था गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण? अरे भैया, गोंडवाना क्या होता है आपको पता होगा कि जब पृथ्वी मतलब पृथ्वी जब बना था उसके कुछ साल बाद जो है, पहले तो सब कुछ जो है मतलब जितना भूखंड है वो सब एक जगह था। उसके बाद भूखंड टूट गया था, कुछ ऊपर चला गया था, कुछ नीचे चला गया था। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोले थे अंगाड़ा लैंड और नीचे वाला को बोले थे गोंडवाना लैंड। तो वही पूछ रहा है कि नीचे वाला मतलब गोंडवाना लैंड में जो कोयले का निर्माण हुआ है वो कितना साल पहले हुआ है? तो याद रख लेंगे सभी कोई, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। देखिए, जो क्वेश्चन समझने वाला है उसको हम लोग समझ करके करेंगे, और जो क्वेश्चन याद करने वाला है, रटने वाला है, उसको मैं बता दूंगा, उसको आप लोग रट लेंगे। ठीक है, तो पहला ये तो याद रख लेंगे कि कोयले का मतलब गोंडवाना समूह में जो कोयले का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ, 20 से 20 करोड़ साल पहले। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो बताइए, भारत में कैसा कृषि होता है? जीवन निर्वाह कृषि मतलब जीवन जीने के लिए आदमी कृषि करता है कि विस्तृत कृषि करता है कि बागवानी कृषि करता है या व्यापारिक कृषि? व्यापारिक मतलब व्यापार करने के लिए कृषि का मुख्य उद्देश्य उसमें पैसा कमाना होता है। तो भारत में जो कृषि होता है वो कैसा होता है? तो भारत की कृषि की बात करें तो भारत में जो कृषि की जाती है वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी
का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का लाभ बताना है कि क्या फायदा है। सत्ता में साझेदारी मतलब सब कोई सत्ता में मिलजुल के रहता है, ठीक है, तो इसका क्या लाभ है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह बनी होती है। अब बताइए, लाभ आपसे पूछ रहा है, लाभ मतलब फायदा, फायदा मतलब पॉजिटिव चीज खोजेंगे। अब बोल रहा है अस्थिरता और आंतरिक कलह, कलह मतलब जानबे करते हैं, कलह किच किच, तो बताइए ये नकारात्मक हुआ कि सकारात्मक हुआ? कलह किच किच बढ़ रहा है। अभी लाभ हुआ कि हानि हुआ? ये तो हानि हो गया भैया, तो ये तो होगा नहीं, इसको काट देंगे। अब मतभेद में वृद्धि मतलब वाद विवाद होगा, मतभेद होगा, ये भी तो नुकसान हो गया, फायदा कहाँ हो रहा है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब मतलब फालतू का विलंब, लेट होगा क्या? अब लेट वाला मतलब लेट होना, फैसला लेने में लेट होना, ये भी तो नुकसान ही है, ये भी नहीं होगा। अब सीधा सीधा बचता है एक समुदाय के बीच टकराव जो होता है उसको कम करना। अब मान लीजिए कोई दो दल है, उसके बीच में मारपीट हो गया, तो उसको कम करना, यही फायदा हुआ, फायदा तो यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख प्रशासक मतलब उसके जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन तो याद रखने वाला है, आप लोग सीधा सीधा याद रख लेंगे, इसको नगर आयुक्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, मतलब जीवन बढ़िया हो इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा समझते हैं? जीवन प्रत्याशा मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे औसत कितना साल जीता है, जैसे अभी का औसत कितना है, 60 से 70 साल है कि नहीं, तो जीवन प्रत्याशा 60 से 70 हो गया, ठीक है। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चा का मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होना। तो भौतिक गुणवत्ता मतलब क्या गुण है भौतिक का, जीवन का भौतिक गुणवत्ता क्या है? तो साक्षरता भी है मेरे भाई, मृत्यु दर भी है, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, सब चीज ज्यादा होना चाहिए, कम कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? अब मुद्रा का क्या काम है? विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन का माध्यम है, बिल्कुल सही बात। मूल्य का मापक, जी हाँ, पैसा दाम, दाम को तो यही मापता है ना, मुद्रे से पता करते हैं किसका दाम कितना है। मूल्य का संचय तो ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। मुद्रा का कार्य क्या है? तो तीनों कार्य, ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर वाला मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है कि मुद्रा के कार्यों को लिखें, तो आपको तीनों का तीनों लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए जी, अगला है, मेजनी होना चाहिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध याद रखने वाला क्वेश्चन है, मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी नामक संगठन से था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? आप लोग उम्मीद है कि आप लोग जो है कॉपी पे लिख भी रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे, और जैसे ही 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो रूस में जाड़, जाड़ मतलब क्या होता है जी? रूस में जाड़ मतलब तो हम बताएं, जाड़ मतलब क्या होता है? राजा होता है, यही पूछ रहा था कि जाड़ का अर्थ क्या होता है। जाड़ का अर्थ पीने वाला बर्तन होता है? नहीं, इतना अभी तो भारत में तो जाड़ मतलब समझते हैं कि पानी पीने वाला बर्तन है, ठीक है, पानी रखने वाला बर्तन ये भी नहीं होता है। तो रूस का सामंत नहीं, रूस का सम्राट होता है, रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? फटाफट से बताएंगे, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन था? नहीं था भैया। धार्मिक आंदोलन? क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था, ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे। हुआ हुआ आंदोलन जो है कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था। ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, भारत में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट जैसे ये समाप्त हुआ था, उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे, और असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत का मुद्दा भी सामने आ गया था, वही तुर्की नीति बदलने के लिए। तो उसी समय जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपका जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ मतलब 1920 में, तब भी खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1917 ईस्वी में भारत में स्थापित हुआ था। 1917 में पहला जूट मिल कहाँ लगाया गया था? बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका याद रखने वाला है, याद रख लेंगे, कलकत्ता में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था मेरे भाई? कलकत्ता में लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि ए सही बात। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? पूंजीपति वर्ग मतलब पैसा वाला लोग। अब बताइए, पैसा वाला लोग के द्वारा किसका शोषण होगा? ये तो सोच के भी बता देंगे। श्रमिक वर्ग मतलब जो मेहनत मजदूर होता है उसका शोषण होगा। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में हम आपको बताए थे व्यापारी, किसान, मजदूर सब मध्यम वर्ग में आ जाता है। और कृषक वर्ग मतलब किसान या सभी का। तो देखिए, जिसके पास पैसा होगा वो भैया श्रमिक का भी शोषण करेगा, मध्यम वर्ग का भी शोषण करेगा और किसान का भी शोषण करेगा, मतलब तीनों का शोषण करेगा, ठीक है। तो तीनों का शोषण करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबका शोषण करेगा जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? प्राचीन काल मतलब वैदिक काल सबका जो समय था, उस समय स्थल मार्ग से एशिया, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो एशिया यूरोप का व्यापार के लिए जो है
रेशम मार्ग का प्रयोग किया जाता था मेरे भाई, किसका? रेशम मार्ग का। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, चलेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी, मतलब किस पुस्तक का छपाई किया था? गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले किस पुस्तक का छपाई किया था? तो इसका भी आंसर याद रखने वाला है, याद रख लेंगे। सीधा सीधा फैक्ट है, बाइबल का छपाई किया था, सबसे पहले बाइबल का छपाई किया होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, गीता का छपाई जो है गुटेनबर्ग क्यों करेगा? गीता तो भारत में चलता है भैया, गुटेनबर्ग दूसरा जगह का है, तो गीता का छपाई गुटेनबर्ग क्यों करेगा? तो मान लीजिए तुक्का भी मारना है, तो तुक्का क्या मारेंगे? या तो ए भी मारेंगे, सी मारेंगे, डी मारेंगे। ए भी क्यों मारेंगे? कुरान सब भैया, कुरान सब तो सऊदी अरब में छपा होगा, तो यहाँ का क्या बात है, इसको भी हटा देंगे। तो या तो सी मारेंगे या डी मारेंगे। अब 50-50 चांस, परसेंट चांस बन गया कि नहीं सी होने का। तो इस तरह से हम लोगों को नहीं जानते हुए भी क्वेश्चन को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आप राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? अब जो ई क्वेश्चन का आंसर नहीं, जवाब जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा, वो क्या ही पढ़ा होगा बताइए। राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं? नहीं भैया, इसको क्या बोलते हैं? इसको चाचा नेहरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू बोलते हैं। तो महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन इसका बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब समझिए कि उसको बुद्धि हो गया था, विचारधारा परिवर्तित हो गया था उसका, ऐसा वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था? तो भैया पैसा वाला लोग तो कुछ दिमाग लेने नहीं चाहता था, इसको तो होगा नहीं। श्रमिक वर्ग मजदूरी करके क्या करे, मतलब पूरा मध्यम वर्ग जितना था, इसमें श्रमिक भी आता है, किसान भी आता है, व्यापारी भी आता है, सब जो है मतलब मध्यम वर्ग जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा बात है, जब हम लोग लैंगिक विभाजन का बात बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सोच के बताना है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, अरे भैया जीवन जीने में जो अंतर है उसी को बोलते हैं लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन मतलब वह लिंग के आधार पर भेदभाव करना। अभी भेदभाव कहाँ होगा? तो भेदभाव होगा आपका समाज में होगा। कहाँ होगा मेरे भाई? भेदभाव आपका समाज में होगा। ठीक है, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई जो असमान भूमिकाएं हैं, इसमें जो बता दिया गया है कि लड़की जो है घर में रहेगी और पुरुष जो है वो जा करके काम करेगा, बाहर जाके कमाएगा, सीधी सीधी बात है। तो उसके बारे में बात चल रहा है यहाँ पर। लैंगिक विभाजन मतलब हुआ कि समाज के द्वारा जो है स्त्री और पुरुष को जो असमान भूमिका दे दिया गया है, अलग अलग चीज बता गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? बस ये आपको बताना है। तो चलिए, संघ राज्य अपना ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, संघ राज्य। ठीक है, तो इसका विशेषता क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले तो जान लीजिए विशेषता क्या क्या है। अपने देश का जो जो विशेषता है, जैसे अपने देश में लिखित संविधान है, बिल्कुल है, ये तो विशेषता इसका हो गया। विशेषता पूछ रहा क्या नहीं है? अपने देश में शक्ति का विभाजन है, जी हाँ बिल्कुल विभाजन है। कैसे कैसे विभाजन है? तो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री है कि नहीं, राष्ट्रपति है कि नहीं, और राज्य स्तर पर राज्यपाल है कि नहीं। तो शक्ति बटा हुआ है, तीन स्तर में बटा हुआ है, पंचायती राज में बटा हुआ है, केंद्र सरकार में बटा हुआ है और राज्य सरकार में बटा हुआ है। अब सर्वोच्च न्यायालय, अब आप ही बताइए, अपने देश में कोर्ट को सबसे ऊपर रखा गया है कि नहीं रखा गया है? कोर्ट ही फैसला करता है कि नहीं करता है? सबसे ऊपर क्या है? कोर्ट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये सब क्या है? ये सब इसका विशेषता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन विशेषता नहीं है? तो एक हरी शासन व्यवस्था, मतलब एक एक आदमी शासन करेगा, ये जो है इसका विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या? जल्दी से बताएंगे। और देखिए आपसे दो मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन विशेषता मतलब कौन संघीय सरकार की विशेषताओं को लिखे। ऐसा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में बन जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा बोल दिया कि संघीय शासन की विशेषता लिखें, तो आप देख लीजिए तीन को विशेषता तो आपको यही मिल गया। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। आप लिख देंगे कि संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर एक, लिखित संविधान होता है। नंबर दो, शक्तियों का विभाजन होता है। और नंबर तीन, इसमें न्यायालय सर्वोच्च होता है। ठीक है, बस तीन को लिख देंगे, आराम से जो है आपको दो नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फैक्ट है, याद रख लेंगे, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, और देखिए एक बार में तो पूरा क्वेश्चन आपको याद होने से रहा, आप पीडीएफ लेकर के खुद से करेंगे। और पीडीएफ के लास्ट में मैंने आंसर की भी डलवा दिया गया है, 23 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, तो वहां से आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? मतलब कौन सा एक बात है जो लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सही नहीं है? ठीक है,
कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के पास डोम जाए, चमार जाए या आदमी जाए, सबको सबके लिए समानता है, सही बात बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए तो अनुरूप है भैया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जी हाँ बिल्कुल सही बात, स्वतंत्र चुनाव होता है और निष्पक्ष होता है, ये नहीं कि किसी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में चुनाव कर दिया, मोदी के विपक्ष में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव होता है, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जी हाँ, सबको कार्यपालिका जो है कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी, मतलब सब उत्तरदायी होता है एक दूसरे से। बहुसंख्यकों का शासन, ये अनुरूप नहीं है भैया। अनुरूप मतलब लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, अब भैया सब कोई शासन करने लगेगा क्या? बहुसंख्यक का मतलब जैसे देखिए, अपने भारत देश में कौन ज्यादा है? हिंदू ज्यादा है कि नहीं? आप ही बताइए, हिंदू ज्यादा है। और मुस्लिम की बात करें तो उनकी जनसंख्या कम है। अब बोल रहा है बहुसंख्यक का शासन, मतलब जो ज्यादा है वही शासन करता है भारत में क्या? खाली हिंदू ही शासन करेगा क्या? खाली हिंदू की ही बात मानी जाएगी क्या? नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। तो यही वाला तो गलत है, बहुसंख्यक का शासन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से इस किस में यह घोषणा की गई है? अब भारत लोकतांत्रिक है, आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे ना, तो उसी में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक मतलब इसी में लिखा गया है कि भारत क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में लिखा गया है। और स्कूल में तो रोज प्रस्तावना पढ़ाया भी जाता है, तो वहां से आपको याद कर ही लिए होंगे, वहां से तो आपको पता होगा ही। ठीक है, तो इसी में बोला गया है कि भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक होगी? पहले क्या था कि लोकतंत्र में जो है चुनाव उनाव में महिला का जो परसेंटेज था वो 10% से भी कम था। लेकिन जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि महिला की भागीदारी में जो है 10% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। केवा चुनाव में हुआ है? तो 15वीं लोकसभा का चुनाव में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अब बताना है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। अब बताइए भैया, अब बीजेपी सबको जानता है, बीजेपी का सरकार बना हुआ है अभी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताने का भी कोई जरूरी नहीं है, आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। लोकतंत्र का प्राण किसको बोला जाता है? अच्छा, फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसको बोला जाता है? राजनीतिक दल को बोलते हैं, सामाजिक दल को बोलते हैं, मानवीय दल को बोलते हैं, या नागरिक दल को बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस ए। राजनीतिक दल सही बात किसको बोला जाता है मेरे भाई? राजनीतिक दल को बोला जाता है। लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसको बोलते हैं? राजनीतिक दल को बोलते हैं। ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन बनता है? लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को क्यों कहा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, लोकतंत्र को राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको लिखना हो, आप टेंशन घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए, अगला है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? संघ और राज्य के बीच 3 सूची में बंटवारा किया गया है अधिकार को। ठीक है, एक है आपका संघीय सूची, एक है राज्य सूची, और दूसरा है समवर्ती सूची। तो कितना सूची में बांटा गया है? संघ और राज्य के बीच अधिकार को कितना सूची में बांटा गया? 3 सूची में बांटा गया है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कितने सूची में बांटा गया है मेरे भाई? 3 सूची में। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए जी। अगला है, निम्नलिखित में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब कौन गोरा काला का जो भेदभाव होता था उसका विरोधी नहीं था? भैया, मार्टिन लूथर किंग भी थे और महात्मा गांधी भी थे। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग को भी बहुत रंग भेद का मतलब सामना करना पड़ा था, ये बेचारे खुदे कड़िया थे। और इसके देश में मतलब अफ्रीका में जो लोग शासन करते थे वो गोरे गोरे थे, तो भेदभाव करते थे। और महात्मा गांधी भी, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां भी उनको काला आदमी बोल करके फेंक दिया गया था ट्रेन से बाहर। तो इसीलिए जो है ये भी रंग भेद के विरोधी थे। आपसे पूछा जा रहा है कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी जो है, जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। जेड गुड्डी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी, अरे भैया महात्मा गांधी नहीं होगा, जेड गुड्डी होगा। ठीक है, जेड गुड्डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सासाराम नगर का विस्तार हुआ था। और सासाराम नगर जो बना था वो कब बना था, उसका विस्तार कब हुआ था, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो किस युग में इस नगर का विस्तार हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रख लेंगे मध्य युग में हुआ था। फैक्ट है, सीधा सीधा इसमें आपको समझाया क्या जा सकता है? कुछ नहीं समझाया जा सकता, तो सीधा याद रख लेंगे कि मध्य युग में जो है सासाराम नगर का विस्तार हुआ था। हाँ, और जो ऑफलाइन कोचिंग से देख रहे हैं मेरे भाई, मैं उनको बता दूं कि कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोचिंग में। ठीक है, और नहीं बताने पे भड़पुष्ट कुटैया भी दिया जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए जी, अगला है,
अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? अविभाजित बिहार मतलब, अरे भैया बिहार पहले था ना, झारखंड, उड़ीसा और क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम बंगाल, ये सब मिला हुआ था। तो अब ये आपसे बोला जा रहा है कि अविभाजित बिहार निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर कौन था, एकमात्र बढ़िया से बना हुआ नगर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो कौन सा था, ये भी याद रख लेंगे, फैक्ट है सीधा सीधा, जमशेदपुर था। क्या था जी? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे, पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? सी सी सी, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अरे भैया गलत जवाब, गलत जवाब, इसका सीना होगा मुन्ना, सीना होगा। दूसरा कोई बताएंगे कि पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या था? चलिए जी, तो मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पत्तन नाम था। ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब गलत गलत आंसर आ रहा है, तो ठीक है, सही सही जवाब देंगे। अगला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? अब रज्जू मार्ग मतलब समझते हैं जी, रज्जू मार्ग मतलब झुलवा झुलवा, मतलब कि आप लोग पहाड़ पे देखे होंगे भैया, ऐसे करके पहाड़ जो बना रहता है, और यहाँ से ऐसे करके झूला लगा हुआ था ऐसे रस्सी पे, ठीक है, और यहाँ पे झूला टंगा हुआ था, और यही जो है लेकर के जाता है आदमी को, ऊपर लेके जाता है फिर घुमा करके नीचे लेके आता है। तो यही पूछा जा रहा है कि बिहार में कहाँ पर है। और यदि आप लोग राजगीर कहीं गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पे आप लोग ऐसा झूला देखे होंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग याद रख लीजिएगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ में है, तो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ है? अब बिहार में खनिज तेल कहाँ हो सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, तेल वहीं मिलेगा जहां पहले समुंदर होगा। और जब भारत जो है यूरोप का, मतलब एशिया का प्लेट से आके टकराया था, तो उसके बीच में जो है, बीच में जो अवसाद था, उठ करके हिमालय बन गया था। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, तो भैया ये जो है आपका हिमालय क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, बीच में जो अवसाद था ना, नदी का कचरा, वो चिपाया ना तो उठ गया, उठ करके बन गया हिमालय। और हिमालय में अब क्या मिलेगा, खनिज तेल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, तो सीधा सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे याद रखने का। तो कांवड़ झील कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो कांवड़ झील जो है आपका, वो आपका बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, अब बिहार में रह रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में है। तो भैया बिहार की राजधानी जहाँ है वहीं ये जैविक उद्यान स्थित है। तो कहाँ भैया? पटना में है। कहाँ है जी? पटना में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अब आपको बताना है कि सड़क का एक प्रकार कौन नहीं है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, सीमांत सड़कें, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अब देखिए, कहीं कहीं आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे दिया होगा चतुर्भुज। कैसा दिया होगा? यहाँ पर दिया होगा चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वो तो सड़क का एक प्रकार, मतलब सड़क का एक वर्ग है। लेकिन यहाँ दे दिया मेरे भाई, यहाँ आपको दे दिया गया है त्रिभुज। तो अगर बात करें स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग की, तो ये जो है आपका सड़क का एक वर्ग नहीं है। बाकी पूर्व पश्चिम गलियारा ई भी है, एक्सप्रेसवे ई भी है, और सीमांत सड़कें ई भी जो है सड़क का एक प्रकार है। लेकिन कौन नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है, ये सड़क का एक वर्ग नहीं है, सड़क का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। अब आप थोड़ा सोचिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा कि एक देश में, एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु बनता है, जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसका जो कीमत होता है बाजार में, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब बताइए कि एक देश में एक साल में जितना ज्यादा पैसा होगा, वो देश उतने विकसित होगा कि नहीं होगा? वो देश उसका उतना ही विकास होगा कि नहीं होगा? तो अब भैया बोल रहा है अविकसित होगा क्या? वो विकास नहीं होगा क्या? अरे भैया ये तो गलत बोला, अर्ध विकसित भी नहीं होगा। जिसका राष्ट्रीय आय जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही विकसित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? प्रति व्यक्ति आय मतलब, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है मेरे भाई? हर व्यक्ति का कितना आय है, यही होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति मतलब हर, व्यक्ति मतलब तो व्यक्ति, आय मतलब इनकम। तो हर व्यक्ति का इनकम किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो बात करें गोवा में सबसे ज्यादा। देखिए गोवा पहली बात तो समुद्र के किनारे भी है, तो वहां से व्यापार वगैरह भी होता है, और छोटा सा देश है, आदमी खाली रहता है यहाँ रोजगार वाला, तो इसका जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है,
निम्नलिखित में कौन मुद्रा का एक कार्य नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन। कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिख लिया है कौन मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब देखिए, विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम, जी हाँ, ये तो कार्य है। मूल्य का मापक, हाँ, पैसा मापता भी है, ये भी कार्य है। मूल्य संचय इकट्ठा, ये भी कार्य है। लेकिन उत्पादन, अब बताइए भैया, पैसा और उत्पादन का कहीं लेना देना है क्या? मुद्रा से उत्पादन कैसे हो जाएगा जी? मुद्रा से उत्पादन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन करना जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक की बात करें तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो आपका केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या इनमें से सभी है? तो देखिए, ऊर्जा जो है भैया सबसे मिलता है, कोयला से भी मिल जाएगा, पेट्रोलियम से भी मिलता है, बिजली से भी मिलता है। और कारखाना में बेसिकली तीनों का उपयोग होता है, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। आर्थिक विकास संबंधित है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे बाढ़ से सबसे अधिक, किसे सब बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि होता है? बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? फसल को होता है, पशु को होता है, भवन को होता है, या सबको होता है? अब बताइए, कहीं भी बाढ़ आएगा तो वहां का फसल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? सही बात है, तो फसल को भी नुकसान होगा। अब जानवर वानवर डूब के मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? अब मान लीजिए किसी के पास जानवर है भी और बाढ़ आ गया, पहले आदमी भागेगा पहले जानवर को लेके जाएगा? बताइए, तो पहले आदमी भाग गया, जानवर तो मर गया कि नहीं मर गया? बिल्कुल मर गया। अच्छा भवन, अब बताइए कितना का मिट्टी का घर होता है तो वो गल गल के गिर जाता है। जैसे बाढ़ आएगा मिट्टी का घर जो है गल के गिर जाएगा, भवन को भी नुकसान होगा। तो सबको नुकसान हो जाता है भैया, कोनो एगो को नुकसान नहीं बताना संभव है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? अब संचार व्यवस्था जो है भैया, टावर जो है वो बातचीत करने का जो व्यवस्था है वो बाधित क्यों हो जाता है, रुक क्यों जाता है? तो याद रखिएगा, जब केबल टूट जाता है ना तब जो है संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। अब दूर ज्यादा है भैया, टावर दूर है, फिर भी तो टावर आइए न जाता है मोबाइल में। अब टावर का ऊंचाई कम रहेगा फिर भी टावर आएगा, लेकिन यदि केबुले टूट जाएगा उसका तो टावर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? अब कोई आदमी आग से जल गया है तो उस समय क्या करना चाहिए? उस पर ठंडा पानी डाल देंगे क्या? क्या गर्म पानी डालेंगे? क्या उसको अस्पताल लेके चल जाएंगे? या इनमें से कोई ठीक नहीं है, इस सब में से कोनो ठीक नहीं है। देखिए, जैसे ये आग लगा किसी के शरीर में, तो या तो भिगल का पानी, कम्बल को भीगा करके ओढ़ा दीजिए, या उस पर ठंडा पानी डालिए। अब बताइए, अगर उस पर गर्म पानी डालेंगे तो वो और मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? छिल मिला के तो ये तो होगा नहीं। अब उसको अस्पताल लेके जाएंगे भैया। अब मान लीजिए आग लग रहा है तो उस पर ठंडा पानी डाल के आग बुझाएंगे ना, कि पहले उसको अस्पताल लेके चल जाएंगे जल्दी में? तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या बोला जाता है? अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये है आपका भूपट पट्टी, और यहाँ से कहीं भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ पर पत्थर उत्थर टकराया और धरती कांपना शुरू हुआ, तो एक कंपन होगा। कंपन जो का जो तरंग है वो सब तरफ जाएगा, ये धरती पर भी आएगा। तो भूकंप कहीं, इसको क्या बोलते हैं, नीचे में जो केंद्र हुआ है इसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। इसको क्या बोला जाएगा मेरे भाई? इसको बोला जाएगा भूकंप केंद्र। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, हमने आपको बताया था कि ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा ऊपर होता है और क्षैतिज का मतलब ऐसे ऐसे होता है भैया। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर जमीन पर जो केंद्र होगा जहां पर भूकंप तरंग सबसे पहले पहुंचेगा, इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखेंगे, इसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोला जाता है। तो भूकंप केंद्र तो भैया ये नीचे वाला को बोलते हैं, ये तो होगा नहीं, अनुकेंद्र जैसा कुछ हो भी नहीं करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अधिकेंद्र आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अब सबके घर में कोई ना कोई तो मजदूर होगा। अब आपको बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं भैया, इतना तो पता रहना चाहिए। तो मजदूर दिवस की बात करें तो मजदूर दिवस जो है, मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 अप्रैल भैया मूर्ख दिवस मनाते हैं, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल ने लिख दीजिएगा, 1 मई होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
50 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। 50वां क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अब हिंद चीन आने वाला पहला व्यापारी कौन था, तो आप याद रखिएगा। अरे भैया भारत भी तो, अब हिंद से याद रखिए, हिंद मतलब हिंदुस्तान समझ लीजिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन व्यापारी आया था, तो आपको याद होगा कि 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। तो पहले कौन आया होगा, पुर्तगाली आया होगा। ऑप्शन इसका बी जो है मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था और कब किया था। तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग सीधा याद रखेंगे कि गदर पार्टी का स्थापना किसने की बात करें तो लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने। और कब किया था, 1913 ईस्वी में किया था। किसने और कब, क्लियर है, कब किया था तो 1913 में किया था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। सेम क्वेश्चन। अब देखिए वो कौन सा क्वेश्चन था, वो था आपका गदर पार्टी की स्थापना। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। दोनों अलग अलग है। इसका स्थापना कब हुआ था, याद रखेंगे, इसका स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। और 1925 से पकड़ लीजिए ना, कब के बारे में, 1925 यही दिख रहा है। और कौन किया था, केबी हेडगेवार नाम था उसका जो किया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेट वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये याद कर लेंगे, इसको समझने का समझ पाइएगा भी नहीं। क्वेश्चन है कि कौन था। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। तो इसमें याद मतलब समझने का क्या है तो है उसी तरह ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कौन किया था और कब किया था। केवी हेडगेवार किया था, 1925 किया था, इसमें समझने का क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि जो है, भूमि का स्तर गिरता जा रहा है, वहां का मिट्टी खराब होते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पंजाब में जो है ना मेरे भाई, ज्यादा सिंचाई हो जाता है, सिंचाई ज्यादा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां का मिट्टी का जो क्षमता है वो कम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। वहां का समस्या क्या है, वहां का ज्यादा समस्या सिंचाई है। पहली बात तो वहां सिंचाई का ज्यादा जरूरी पड़ता है। और जब ज्यादा पानी डालेंगे तो जो भी जमीन में जो भी खाद वाद है वो सब तो गड़बड़ाई हो जाएगा। ज्यादा पानी डालने से भी भूमि खराब हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अब बताइए कि इस सब प्रतिशत में दे रखा है, 7.1%, 9.19.5, 5.5 और 10.5। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र में बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो याद रख लेंगे, कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है मेरे भाई, तो 7.1% क्षेत्र में वन है बिहार का, ठीक है। मतलब वो इस हिसाब से कम में क्षेत्र में वन है। तो इसीलिए बोला जाता है वृक्षारोपण करना चाहिए। चलिए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अब बताइए, बस इतना सोचिए, ये क्वेश्चन मैं ये अभी याद कराता हूँ। बस इतना सोचिए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है अभी। अब अगर आप लोग दिन रात सब मिला लीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, सूर्य देता है। अब एक बात बताइए, सूरज क्या है, सूरज भी एक प्रकार का तारा है ना। अब यहीं से याद रख लीजिए कि कहाँ सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तारापुर में लगाया गया था, ठीक है, याद रह जाएगा। भारत का पहला परमाणु जो ऊर्जा स्टेशन था। अब ऊर्जा से याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, सूरज देता है। और सूरज क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो कहाँ लगाया गया था, तारापुर में लगाया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। अब आपको बताना है कि कहाँ स्थापित है। प्रीतम कुमार, नमस्ते सर। चलिए जी, तो बताइए फटाफट से बताएंगे प्रीतम जी कि जूट का कारखाना कहाँ स्थापित है, कहाँ पर जूट का खाना स्थापित किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे। 55 का बी चलिए, 56 का बताएंगे। 56 का कटिहार में स्थापित किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना ऑप्शन, कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कटिहार में। चलिए अगला है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। चलिए जी, मानचित्र में मैदान मतलब समतल भूमि को कैसा रंग से दिखाते हैं। तो जब भी आप लोग मैप वगैरह देखे होंगे, तो जो है मानचित्र से मैदान को दिखाने के लिए हम लोग हरा रंग का प्रयोग करते हैं। कैसा रंग का, हरा रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और पहाड़ वगैरह को दिखाना होता है, जब जो ऊंचाई वाला जगह को दिखाते हैं तो उसको भूरा रंग से दिखाते हैं। रेगिस्तान को दिखाना होता है तो उसको पीला रंग से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखने वाला बात है। चलिए 57 हो गया, 58 नंबर पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, इस सब में से कहाँ सबसे ज्यादा आबादी है। अब इस सब सारा जो है मतलब सारा ऑप्शन जो दिया हुआ है सारा बिहार का दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, अरे भैया बिहार की जो राजधानी है वहां सबसे ज्यादा आबादी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, मतलब बिहार में रेलगाड़ी कब से चलना शुरू हो गया था, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है। चलिए जी,
तो बिहार में रेलगाड़ी जो है 1860 से चलना शुरू हुआ था। कब से चलना शुरू हुआ था मेरे भाई? 1860 से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है, कितना प्रतिशत लोग जो है वो कृषि कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बिहार में जो है 80%, कितना भैया, 100 में 80 लोग जो है वो खेती ही करता है, याद रखिएगा। 100 में 80 लोग बिहार में कृषि काम करता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हर भैया हर गांव में नजर घुमाइएगा ना तो 10 गो आदमी देखिएगा तो उसमें 8 गो किसान ही मिल जाएगा, सीधा सीधा ही का नाम बात इसका। चलिए अगला देखेंगे। अगला है पारदीप पत्तन। पत्तन मतलब होता है पोर्ट, ठीक है। तो पारदीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो पारदीप पत्तन मेरे भाई याद रखेंगे, आपका जो उड़ीसा है मेरे भाई, उड़ीसा में आपका पारदीप पत्तन है। यहाँ पर जो है आपका पारदीप पत्तन है। पत्तन मतलब पोर्ट होता है, पारदीप पोर्ट उड़ीसा में है। ऑप्शन जो है इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान केवा है? अब देखिए, गेहूं उत्पादन में भारत, आप जानते होंगे कि भारत में भैया दो चीज खूब ज्यादा, मतलब दो चीज का बहुत चीज बसता है, जिसमें से गेहूं भी एक है। ठीक है, और गेहूं भारत में भारत का स्थान केवा है? विश्व में भारत का केवा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो दूसरा स्थान है मेरे भाई, ये भी फैक्ट है, याद रखेंगे। गेहूं उत्पादन में केवा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बात करें पाकिस्तान में, तो भैया पाकिस्तान तो भारत का अपना बच्चा है, तो पाकिस्तान में तो हो भी करेगा, भारत में है तो पाकिस्तान में है। अब भारत में तो भैया ये है भी क्या, अब बांग्लादेश भी अपने बच्चा है तो बांग्लादेश में है। लेकिन ब्रिटेन जो है भैया, ब्रिटेन यहाँ से लूटपाट किया था, इसमें जो है, इसमें जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी मतलब जेडीयू का जो है गठन कब हुआ था मेरे भाई, यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका गठन जो है याद रख लेंगे, 1999 में हुआ था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी माना बीजेपी, जो भैया अभी मोदी जी जिस पार्टी से हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसको वो जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस सब में सबसे बढ़िया नाम कौन लग रहा है आपको? सबसे बढ़िया, सबसे दमदार नाम कौन लग रहा है? जिसका मूर्ति भी लगा हुआ है, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर। सॉरी सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ना स्टेच्यू है वो। जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब चिपको आंदोलन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो भैया चिपको आंदोलन में क्या करता था? चिपको आंदोलन में औरत सब जा करके पेड़ से चिपक जाती थी पेड़ को बचाने के लिए। तो किससे संबंधित होगा? पेड़ काटने के विरोध में होगा। भैया ठेकेदार जब पेड़ पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाता था तो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो वहां आदिवासी सब, मतलब जो जनजाति लोग थे, उनको तो जंगल में ही रहना होता था। अब पेड़ जब काटिए देगा तो उनको लकड़ी कहाँ से मिलेगा, फल कहाँ से मिलेगा, ये सब समस्या उत्पन्न हुआ उनके पास। तो पेड़ को बचाने के लिए जो है, पेड़ को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था जिसको चिपको आंदोलन बोलते थे। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ काटने के विरोध में हुआ था ये। चलिए अगला है दल बदल कानून निम्नलिखित निम्नलिखित होना चाहिए यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून मतलब दल बदल लिया जाता है, कौन बदलेगा? संसद और विधायक बदलेगा। संसद और विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रपति दल कैसे बदल जाएगा भैया? उपराष्ट्रपति कैसे बदलेगा? तो संसद और विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्था कैसी है? तो भैया पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं। कैसी संस्था है? त्रिस्तरीय संस्था है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा गांधी ने 25 जून, यहाँ ईस्वी डालना है, ठीक है, वो ईस्वी यहाँ दे रखा है, कि को आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपातकाल कब लगा था? आपको तो पता ही होगा, इंदिरा गांधी लगाई थी भैया। इंदिरा गांधी थोड़ी बदमाश औरत थी, ये बात तो है। और इसने आपातकाल कब लगाया था? फालतू में आपातकाल लगा देती थी। अपना जो राज्य इसका बात नहीं मानता था, फट देकर आपातकाल लगा दी, ऐसी थी। ठीक है, ऐसी प्रधानमंत्री थी। तो अब बताना है कि आपातकाल कब लगाई थी। तो 1975 में लगाई थी, 25 जून 1975 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये तब आपातकाल लगा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि शिक्षा संविधान की डैश सूची में का विषय है। हमने आपको बताया था कि तीन सूची में वर्गीकृत किया गया है अधिकार को। तो एक था संघीय सूची, दूसरा था राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को बात करें अगर, तो शिक्षा जो है आपके समवर्ती सूची में है। ऑप्शन इसका सी जो है मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? कुपरिणाम मतलब खराब परिणाम। अब बताइए खराब परिणाम क्या होगा? क्षेत्रवाद मतलब जहाँ क्षेत्रवाद का बात आ जाएगा, मतलब अपना अपना क्षेत्र से लोग रहने लगेगा,
उसका कुपरिणाम क्या होगा? कुपरिणाम मतलब खराब परिणाम, बस वहीं आप पॉजिटिव निगेटिव छांट लीजिए। अब भैया क्षेत्रवाद होगा कि अपने 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 क्षेत्र से लगाव हो जाएगा क्या लोग को? तो भैया ये तो पॉजिटिव हो गया। आपसे पूछ रहा है कुपरिणाम मतलब निगेटिव पूछ रहा है। राष्ट्र हित मतलब देश का हित होगा क्या? अपने राष्ट्र का हित होगा क्या? ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव पूछ रहा है। अब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र में एकता आ जाएगा क्या? अब क्षेत्र अलग अलग होगा तो राष्ट्र में एकता कैसे आएगा? तो ये भी पॉजिटिव है। चलिए राष्ट्रीय एकता पॉजिटिव हो गया। हमको निगेटिव खोजना है, कुपरिणाम खोजना है, तो एक एक को बचता है अलगाववाद, मतलब सब अलग अलग हो जाएगा, सब अपना अपना क्षेत्र बना लेगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रख लेंगे मेरे भाई। 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो थम्स अप ब्रांड को जो है भैया, इसमें थम्स अप जो है, थम्स अप कैसा रंग का होता है? आप बताइए, काला रंग का होता है कि नहीं? आप बताइए, काला इनमें से कौन होता है? कोको कोला होता है कि नहीं? तो कौन खरीद लिया था? कोको कोला खरीद लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड था, उसको कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदा था? कोको कोला खरीद लिया था। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है आरबीआई का स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? फैक्ट है, अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन फिर भी याद में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जल्दी से बताएंगे। लेनिन की मृत्यु के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो ये जो है 1924 ईस्वी में बेचारा लेनिन जो है वो क्या बोल गया था? स्वर्ग सिधार गया था। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अरे भैया इसको ईस्वी ने समझिएगा, हम भी शुरू शुरू में ऑप्शन देखे कंफ्यूज आ गए थे कि ये जो यार 6842 ये सब कहाँ दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पता चल जाएगा। बिहार के प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? अब कृषि साख समिति का संख्या पूछ रहा है ये कितना है। ठीक है, तो ये ईस्वी विस्वी नहीं दे रखा है जो 6000 में चल गए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 6841 था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये कम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको याद रखना। अब कितना साल में एक बार जाके पूछ दिया है तो उतना याद नहीं भी रखेंगे तो इसको चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो भैया देखिए, अपना इकोनॉमी में जो है तीन से इकोनॉमी को जो है तीन सेक्टर में बांटा गया है। एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीन क्षेत्र में बांट दिया गया है। पहला को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन सेक्टर में बांटा गया है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है मेरे भाई, प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि को बोलते हैं। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तीनों में से कोनो क्वेश्चन बन सकता है। द्वितीय क्षेत्र जो है मेरे भाई, हम लोग उद्योग को बोलते हैं। उद्योग किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका सेवा आता है। सेवा जितना होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग द्वितीय में, और आपका सेवा जो हो गया वो तृतीय क्षेत्र में आता है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका उद्योग आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश में जिला फोर्मों की संख्या कितनी है? देश में जिला फोर्मों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है मेरे भाई। ये भी कम इंपोर्टेंट है, छोड़ भी देंगे तो चलेगा। फिलहाल में आप लोग याद रख लेंगे, मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं तो जो है 682 है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, किस देश की सीमा बिहार से, कौन सा देश भैया बिहार को छूता है? ये क्वेश्चन तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बिहार को जो है कौन सा देश बिहार को टच करता है। ठीक है, अब बताइए भैया। नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और उसके बाद बांग्लादेश और चीन। देखिए, बांग्लादेश तो भैया अगर हम भारत के मैप के बारे में बात करें, भारत के मैप के बारे में बात करें, बांग्लादेश यहाँ पर है। इससे सटा हुआ यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के भीतर में बिहार है, तो बिहार इससे सटेगा नहीं। बिहार तो भैया ऊपर में नेपाल है, नेपाल से चिपका हुआ है ना। अब भूटान तो भैया सिक्किम के बगल में इधर, तो भूटान से भी नहीं चिपका, तो नेपाल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जैसा कि हमने कहा था 80 क्वेश्चन हम लोग आपको कराने वाले हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी का देश किसको बोला जाता है मेरे भाई? ये आपको बताना है। अब बताइए, भारत को तो नहीं ये बोला जाता है, कि भारत में भूकंप शायद ही संजो कहियो कहियो आता है, और ज्वालामुखी तो नहीं ये फटता है। अब बांग्लादेश भी भारत का बच्चा है, भारत के आस पड़ोस में, इसको भी नहीं बोलेगा। चीन और जापान में आप लोग कंफ्यूज आ गए होंगे, तो याद रखिएगा जापान को बोला जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो है घर का निर्माण जो है बांस बत्ती कूट ऊट से किया जाता है। जैसे यहाँ हम लोग भारत देश में देखते हैं कि सीमेंट बालू का घर बना हुआ होता है, ऐसा जापान में नहीं होता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के हम लोग अभी तक में 80 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, और आप हमको जरा बताएंगे कि 80 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख करके बताएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास खत्म होगी क्या, अब तो क्लास समाप्त होने की ओर चल गई है। आपको बस इतना बताना है कि आपने 80 में कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आप लोग यहाँ पर 80 में अगर आपका 50 क्वेश्चन भी 55 के बीच में सही होता है मेरे भाई, तो याद रख लीजिए आप लोग, आप बोर्ड एग्जाम में जो है आराम से 40 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आराम से आपका 40 सही रहेगा। और अगर अभी स्कोर आ रहा है तो थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो आशा है आज जो भी क्वेश्चन किए वो आपको याद हुआ होगा, और याद नहीं हुआ है तो हो सके तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं तो पीडीएफ के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कोशिश करूंगा कि डलवा दूं। प्रिंस रोहन कुमार बावन, चलो जी, अच्छा बात है, 50 क्वेश्चन सही हो चुका है। चलिए जी, और क्या आपने कॉपी पे लिखा था, क्या प्रिंस कुमार जी आपने कॉपी पे लिखा था जो मैंने बोला था शुरू में? चलिए, तो समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग लगभग जो है आपका 40 से 50 मिनट हो चुका है। अब जल्दी से अब सेशन को समाप्त करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरे भाई, तो आपको जो है आपको जो है इधर